Hello students, I am Arvind Mehta, chemistry faculty at Resonance. Today we will discuss about the chapter chemical reaction and equation. तो हम यहाँ पर वन शॉट वीडियो लेके आए हैं आपके लिए जिसमें हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और ये जो चैप्टर है 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जो अपना रोल काफ़ी चैप्टर्स में अपना रोल प्ले करता है, जैसे कि मेटल नॉन मेटल में, एसिड बेस में। ठीक है, तो बेसिक चैप्टर है जो आपको आना चाहिए, कैसे बैलेंसिंग करते हैं रिएक्शन की। ठीक है जैसा आप लोग जानते हैं कि केमिकल्स हमारी नेचर में और हमारे लेबोरेटरी में काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। तो आप लोगों को पता है कि बहुत सारे ग्लासवेयर्स भी काम आते हैं, तो उनको हम यूज़ करते हैं केमिकल्स के साथ, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या वहाँ पर प्रिकॉशन हमें रखने होते हैं। ठीक है, क्या-क्या हम उसके अंदर और ज़्यादा उसको एडवांस बनाने के लिए हम अपनी सेफ्टी के लिए हम किस तरह से केमिकल्स का यूज़ करते हैं, ये आपको पता होगा। ठीक है, केमिकल्स जो होते हैं हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, डेंजरस होते हैं, तो उनको हमें काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन रखना चाहिए जब हम उनको यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसी सीरीज़ में हम आगे चलते हैं यहाँ पर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को चैप्टर के नाम से पता चल रहा है कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो केमिकल रिएक्शन होती क्या है? सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा नेचर में बहुत सारी केमिकल फिनोमिना होती है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस होता है, कंबशन होता है, जैसे कि कहीं पर फायर हो जाता है, फायर आग लग जाती है, कहीं पर वुड का कंबशन, एलपीजी का कंबशन। ठीक है, बहुत सारे देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, फूड डिकम्पोज हो जाता है, रखे रखे खाना खराब हो जाता है हमारा, डाइजेशन ऑफ फूड इन दी बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग्स। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर फूड का डाइजेशन होता है। ये सब चीजें क्या हैं? केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल इक्वेशंस हैं, केमिकल प्रोसेस हैं। केमिकल प्रोसेस को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन का जो शॉर्ट हैंड नोटेशन है उसी को हम आगे केमिकल रिएक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर फॉर्मूला उनका वहां पर लिख करके हम उनके शॉर्ट हैंड नोटेशन सिंबल्स यूज करके उस कंपाउंड को हम एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, जिससे उस प्रोसेस की पूरी समरी उसके अंदर यहाँ पर आ जाती है, जिससे हम उसको एक प्रोसेस की फॉर्म में यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर है जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। जैसा कि आप लोगों को मैंने अभी एग्जांपल बताया है कि फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जो नेचर में होता है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सेल्स रेस्पिरेशन करती है। तो वैसे ही हमारे पास क्या होते हैं, जैसे कि कुछ कम केमिकल्स हैं जो कंबाइन होते हैं, एसोसिएट होते हैं, डिसोशिएट होते हैं, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं केमिकल एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल एक्शन क्या होता है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जैसे कि घर पर हमारे किचन के अंदर बर्नर है, गैस बर्नर, उस पे हम कुछ पॉट रख करके और उस पर शुगर के क्रिस्टल्स डाल देते हैं, तो थोड़ी देर में वो बर्न होने लग जाते हैं। जैसे वो बर्न होते हैं तो देखा होगा आप लोगों ने, इसमें से वेपर्स निकलती हैं बाहर। वो वेपर्स निकलते साथ में लास्ट में यहाँ पर जो मिलता है वो रेजिड्यू मिलता है, और वो जो रेजिड्यू है वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। ठीक है, तो उस सब्सटेंस के अंदर क्या है? कार्बन बचा है, और जो वेपर्स निकली है वो क्या है? वाटर वेपर है, जो वहां से डिकम्पोज होकर के वहां से रिलीज हो जाती है। तो देखो इसके अंदर, व्हेन वी हीट शुगर क्रिस्टल्स दे मेल्ट्स एंड ऑन फर्दर हीटिंग दे गिव स्टीमी वेपर लिविंग बिहाइंड ब्राउनिश ब्लैक मास। जो ब्राउनिश ब्लैक मास है वो क्या है? हमारा कार्बन ब्लैक होता है उसके अंदर, साथ में इम्प्योरिटीज होती हैं। ऑन कूलिंग नो शुगर क्रिस्टल्स अपीयर। आप जब उसको कूल करते हैं तो किसी तरह का कोई शुगर क्रिस्टल नहीं मिलता है। ठीक है, दस चेंज विच टेक प्लेस ऑन हीटिंग शुगर इज अ केमिकल चेंज एंड द प्रोसेस विच ब्रिंग अबाउट दिस केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होता है हमारा, कि कोई प्रोडक्ट है, कोई सब्सटेंस है, वो नए सब्सटेंस में, न्यू सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, उसको हम केमिकल एक्शन और केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। किस बिहाफ पर? by the exchange of the atoms between the two substances. This is called chemical reaction. Okay. चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट इसके अंदर कि केमिकल एक्शन होते हैं उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर जैसा कि आप लोग जानते हैं
कि केमिकल एक्शन जो भी होता है, केमिकल रिएक्शन, तो उसको एक पैटर्न में रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि रिएक्टेंट हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर, प्रोडक्ट लिखते हैं हम राइट हैंड साइड पर। तो उनको हम यहाँ पर कैसे मैनेज करते हैं, क्या क्या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता है कि इन दिस रिएक्शन दिस सब्सटेंसेस विच टेक पार्ट इन ब्रिंगिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। ठीक है, मैंने बोला कि रिएक्टेंट्स जो हैं उनको हम यहाँ पर ले सकते हैं कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास। ठीक है, तो रिएक्टेंट्स जैसे कोई केमिकल रिएक्शन उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने लिखा यहाँ पर रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट, कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है वो इस तरह से हमारा प्रोसीड होगा। इसके अंदर इनिशियल सब्सटेंस जो लिए हैं वो रिएक्टेंट होते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखते हैं वो रिएक्टेंट है, राइट हैंड साइड में जो लिखते हैं वो प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स को सेपरेट करने के लिए सिंगल हेडेड एरो यहाँ पर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये आपको पता है, जैसे मैंने बोला रिएक्टेंट है मोर देन टू रिएक्टेंट, वन और टू मोर देन वन रिएक्टेंट, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी। तो यहाँ पर जो है रिएक्टेंट को सेपरेट करने के लिए पॉजिटिव साइन लगाया जाता है बीच में, अगर मोर देन वन प्रोडक्ट है तो उनको सेपरेट करने के लिए भी यहाँ पर पॉजिटिव साइन यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम लिखते हैं प्रोडक्ट पर जो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर जो रिएक्टेंट है उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है जब वो प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द रिएक्टेंट्स, yes or no, in the chemical properties or in the chemical formula, in the composition also, okay? तो यहाँ पर इनका कंपोजिशन भी डिफरेंट हो जाता है, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो जाती है, और इस तरह से हम बोलते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होती है उसके अंदर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रिएक्टेंट्स का, किसमें, प्रोडक्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ये जो केमिकल रिएक्शंस है, इन केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स और क्या हो सकती है, हीट रिलीज हो सकती है इसके अंदर से, हीट इन्वॉल्व हो सकती है, कलर में चेंज हो सकता है। ठीक है, बहुत सारी यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो सकता है, इट मींस प्रेसिपिटेट बन सकता है। ठीक है, रिएक्शन एंडो और एक्सोथर्मिक हो सकती है, तो वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की हम बात करते हैं, तो सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। मींस आप लोगों ने बहुत सारी रिएक्शंस देखी होंगी कि उनके अंदर कुछ गैसेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है कि मोस्ट ऑफ द बहुत सारी रिएक्शन है नेचर में हमारे पास, या फिर लेबोरेटरी के अंदर जो रिएक्शन होती है केमिस्ट्री में, उनमें से कुछ रिएक्शंस है वो मेजर रिएक्शंस है, मेजर पार्ट ऑफ द रिएक्शन विच प्रोड्यूस गैसेस प्रोडक्ट। ठीक है, वो गैसेस प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे सामने कि कोई रिएक्शन जैसे हमने ली यहाँ पर जिंक। ठीक है, जिंक की हम रिएक्शन, जिंक ग्रेन्यूल्स को जब हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की बोतल में डालते हैं, जैसे कि इसके अंदर क्या है, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है, जिंक ग्रेन्यूल्स हम इसके अंदर ऐड करते हैं, जिंक के पीसेज, ये देखा यहाँ पर जिंक के पीसेज हैं छोटे छोटे। इन जिंक पीसेज को जैसे ही ऐड करते हैं तो गैस के बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, इसके अंदर बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बबल्स आना तो कौन सी गैस है, मतलब यहाँ पर गैस तो बन रही है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस बन रही है हमें पता है, लेकिन इस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करना है वो हमें चेक करना है। तो इस गैस को हम बर्न करेंगे तो ये पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। ठीक है ना, ये जब आप इसको बर्न करते हैं तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय द पॉप साउंड। ठीक है, व्हेन वी बर्न हाइड्रोजन गैस देन इट प्रोड्यूस पॉप साउंड। ठीक है ना, एकदम से साउंड आता है बूम। ठीक है, इस तरह से हम बात करते हैं, इसके अंदर पॉप साउंड यहाँ पर आता है। गैस को कलेक्ट कैसे करना है, जैसे टेस्ट ट्यूब ले लिया हमने, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर H2SO4 पहले से प्रेजेंट है, इसके अंदर जिंक ग्रेन्यूल डाल दी हमने, जिंक ग्रेन्यूल इसके अंदर डाल दिया, और डालने से पहले हम इसके अंदर क्या करते हैं, इसको बलून से पैक कर देते हैं। पूरा बलून लिया हमने, ठीक है, बलून लेते हैं हम इसके अंदर, इस बलून को इसके अंदर ऐसे फिट कर दिया। ठीक है, जब जैसे ही ये रिएक्शन स्टार्ट होगी, तो रिएक्शन स्टार्ट होगी तो क्या होगा, ये बलून क्या होगा, इन्फ्लेट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा इन्फ्लेट, क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, फिल हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस फिल हो जाएगी। जब आप इस बलून को यहाँ पर जो लाइटर से या फिर मैचस्टिक इसके साथ में लेके जाएंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे बर्निंग मैचस्टिक, तो क्या होगा, ये ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट होगा तो साउंड कौन सी, गैस बर्न होगी, लार्ज अमाउंट ऑफ यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो इससे हमें पता चलेगा यहाँ पर कि हाइड्रोजन गैस यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है। ओके, तो इसके अंदर नेक्स्ट हम बात करते हैं तो कुछ और भी रिएक्शंस हैं जिसके अंदर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकती है। जैसे कि फेरस सल्फाइड है, उसकी रिएक्शन हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से कराएंगे तो यहाँ पर फेरस सल्फेट एंड H2S गैस का प्रोडक्शन होता है। H2S गैस क्या होती है आपकी, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड।
हाइड्रोजन सल्फाइड जो गैस है इसकी जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, रोटन एग स्मेल होती है, ठीक है, रोटन एग लाइक स्मेल, रोटन एग लाइक स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आती है इसके अंदर से, तो काफी इरिटेटिंग स्मेल होती है। दूसरा, अगर हम हीट करते हैं मिक्सचर को, जैसे कि पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट को आप हीट करते हैं, यहाँ पर हीट कर रहे हैं MnO2 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो इससे क्या होगा, ऑक्सीजन गैस यहाँ पर इवॉल्व होती है। ऑक्सीजन गैस तो आप लोग जानते ही हैं कि इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, लाइफ सेविंग, आपकी लाइफ गिविंग गैस होती है, ठीक है। पोटेशियम क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन, यहाँ से ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होती है। ये रिएक्शन जो होती है MnO2 एज ए कैटलिस्ट हम यहाँ पर यूज करते हैं, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज ऑफ कलर। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जिनको प्रोसीड कराते हैं तो उसके अंदर कलर में चेंज आ जाता है। कलर में चेंज कैसे, आपने रिएक्टेंट डिफरेंट कलर का लिया है और प्रोडक्ट डिफरेंट कलर का प्रोड्यूस हो रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि जो इनिशियल सब्सटेंस है उसका कलर डिफरेंट था फाइनल प्रोडक्ट से। तो यहां पर हम बात करते हैं कि जो लेड ऑक्साइड है, रेड लेड ऑक्साइड ही बोलते हैं, रेड लेड ऑक्साइड क्यों बोलते हैं इसको, बिकॉज ये रेड कलर का होता है। अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा जहां पर भी इंटेंस रेड कलर यूज किया जाता है ना, वहां पर लेड ऑक्साइड यूज करते हैं, बिकॉज ये पहले, अभी तो नहीं, आज से 15-20 साल पहले इसको सिंदूर में यूज किया जाता है। सिंदूर लगाती है ना, मांग में सिंदूर भरते हैं, ठीक है, फीमेल्स लगाती है घर पे, मदर्स वगैरह, सिस्टर वगैरह जो लगाती है, ठीक है ना, वो सिंदूर में इसको यूज किया जाता था पहले, लेकिन आजकल नहीं करते हैं, आजकल दूसरे कलरिंग एजेंट यूज करने लग गए, ठीक है ना, क्यों नहीं करते वो अलग चीज है। इससे बनता है आपका लेड मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड बनता है जो येलो कलर का कंपाउंड होता है और ऑक्सीजन गैस यहां से रिलीज होती है। वैसे आपका कॉपर कार्बोनेट है, इसका भी थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे हीट की प्रेजेंस में, तो इससे CO2 गैस यहाँ पर प्रोड्यूस होती है, साथ में आपको कॉपर ऑक्साइड एज अ बाई प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है। तो कॉपर ऑक्साइड है, इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक कलर का, मतलब आपका यहाँ पर जो ग्रीन कलर का सब्सटेंस है वो ग्रीन कलर का सब्सटेंस किस में चेंज हो जाता है, ब्लैक कलर के सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या होता है, सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट होता है जब दो एक्वस सॉल्यूशन है, व्हेन टू एक्वस सॉल्यूशन, टू एक्वस सॉल्यूशन को हम यहाँ पर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उनसे एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, इनसोल्यूबल। टू एक्वस सॉल्यूशन मतलब जैसे कि हमने बोला, जैसे रिएक्शन है, मैंने यहाँ पर लिखा है कि सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन एंड NaCl का एक्वस सॉल्यूशन हमने मिक्स किया, दो अलग अलग डिफरेंट टेस्ट ट्यूब थे, उसके इन दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूशन है उनको हमने एक ही टेस्ट ट्यूब में कंबाइन कर दिया है, मिक्स कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि एक कलरलेस सब्सटेंस बन रहा है और साथ में एक व्हाइट PPT बन रहा है सिल्वर क्लोराइड का, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का व्हाइट प्रेसिपिटेट यहाँ पर बनेगा, मींस डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है, वो आगे पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर। तो यहाँ पर AgNO3 NaCl से रिएक्शन करता है, NaNO3 एक एक्वस लेयर बनती है और साथ में AgCl बनता है। तो क्या होता है यहाँ पर, इस टेस्ट ट्यूब में दोनों सॉल्यूशन मिक्स किया आपने, ये दोनों सॉल्यूशन इसके अंदर डाल दिए, ठीक है, इसके अंदर डालने के बाद क्या होगा, जो एक्वस लेयर बनती है NaNO3 सॉल्यूशन की, सोडियम नाइट्रेट की, और ये जो सॉलिड सब्सटेंस नीचे दिख रहा है आपको व्हाइटिश कलर का, ये आपका AgCl, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके अंदर फॉर्म होता है। ये व्हाइट प्रेसिपिटेट, इसको प्रेसिपिटेट क्यों बोला, बिकॉज ये सॉलिड फॉर्म में होता है, इनसोल्यूबल है, ठीक है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर प्रेसिपिटेट होता है क्या है, तो इसके बारे में लिखने अ solid substance formed by mixing of two aqueous solutions। टू एक्वस सॉल्यूशन को हमने क्या किया, मिक्स किया, तो उससे यहाँ पर सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, इनसोल्यूबल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है यहाँ पर एनर्जी चेंजेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कराते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड लिया, एक टेस्ट ट्यूब में बेस लिया, दोनों को मिक्स कर देते हैं किसी एक ही टेस्ट ट्यूब में, हम उनको कंबाइन कर देते हैं, तो सॉल्यूशन वार्म हो जाता है, जो टेस्ट ट्यूब की जो वॉल है वो गर्म हो जाती है, आप उस ग्लास ट्यूब को हाथ लगाएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज वहां पर उस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, क्या हो रही है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, मतलब जिनको, सॉरी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जहां पर हीट प्रोड्यूस होती है और जो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है,
ठीक है, जो बिना हीट दिए किसी रिएक्शन को हीट को नहीं देंगे, हीट नहीं देंगे हम किसी रिएक्शन को, तो वो हीट रिएक्शन ही नहीं होगी, वो रिएक्शन ही प्रोसीड नहीं होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। हीट इज रिक्वायर्ड for the completion of reaction, then it is called endothermic reaction. When heat is evolved in the reaction, then it is called exothermic reaction. तो यहाँ पर कुछ रिएक्शन है जैसे कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है, वो क्या होती है, जैसे कि हमने बोला कि कार्बन और सल्फर दोनों एक दूसरे से ऐसे रखे, मिक्सर रखा हुआ, कभी रिएक्शन नहीं करेंगे, लेकिन जब आप इसको हीट देंगे, इन दोनों के मिक्सचर को आप गर्म करेंगे, हीट करेंगे, देन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइसल्फाइड। ये अगेन यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड लिक्विड फॉर्म में होता है, नेम लिख लेना इसका, कार्बन डाइसल्फाइड। कार्बन डाइसल्फाइड जो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह भी काम करता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट भी बोलते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं लाइट एनर्जी इज एसेंशियल फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन फोटोसिंथेसिस। जैसे कि हम बात करते हैं, ये भी एंडोथर्मिक होती है, बिकॉज़ बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं होता है। बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलके एसोसिएट होकर के क्या बनाते हैं, आपके ग्लूकोज बनाते हैं, साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करती है। जैसे कि आपको रिएक्शन पता ही होगा, यहाँ पर CO2 कंबाइन होता है वाटर से, ठीक है ना, और क्या बना लेते हैं, ये क्लोरोफिल की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सनलाइट HNO की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, और क्या बनाएंगे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। तो ये HNO जो सनलाइट लिखी, मतलब लाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, सो वी कैन से दैट दिस रिएक्शन इज आल्सो कंसीडर्ड एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट वन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें हीट इवॉल्व होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होती है मतलब वहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है, एज अ प्रोडक्ट एनर्जी ऑब्टेन होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो क्या होते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन विच इज अकम्पनीड बाय द रिलीज ऑफ द एनर्जी इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो एनर्जी रिलीज करती है इन रिएक्शन में, तो कैसे अज्यूम करेंगे एनर्जी रिलीज हो रही है या नहीं हो रही है, ऐसे अज्यूम करेंगे, कंटेनर है वो गर्म हो जाएगा, ठीक है, उसको करेंगे, हम बोलेंगे कि ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक है, और रिएक्टेंट ऐड किए, कंटेनर का टेम्परेचर क्या हो गया, डाउन हो गया, एंडोथर्मिक है। ये दूसरा एंडोथर्मिक के लिए कर सकते हैं। या फिर हीट की रिक्वायरमेंट है रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, देन यू कैन से इट इज एंडोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो मैग्नीशियम रिबन का जो कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो देखो ये काफी कंफ्यूजिंग रिएक्शन बोलते हैं सर, बच्चे बोलते हैं कि ये तो एंडोथर्मिक होनी चाहिए ना, क्योंकि सर इसमें तो हम हीट भी दे रहे हैं। नो, बट इट इज नॉट ट्रू। क्यों, जैसे हीट तो देते हैं इनिशियल एनर्जी के लिए, इनिशियल मतलब उसको इग्नाइट करने के लिए, लेकिन देन आफ्टर द इग्निशन इट प्रोड्यूस मच मोर एनर्जी, बहुत ज्यादा अमाउंट में ये एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी, तो गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस देन, गिवन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लेस देन द प्रोड्यूस्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। मींस जो एनर्जी का इवोल्यूशन हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, मतलब ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। हम बोल सकते हैं कि ये जो एनर्जी है ये बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी का अमाउंट बहुत ज्यादा, और ये एनर्जी बहुत कम है, ये छोटी सी है, ये एनर्जी कम है, ये ज्यादा है, तो यहाँ पर रिजल्टिंग रिएक्शन होगी वो एक्सोथर्मिक हो जाएगी। तो यहाँ पर देखा आपने, ये जो लाइट प्रोड्यूस होती है यहाँ पर, ये आपका मैग्नीशियम रिबन है, ये व्हाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न होता है। कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ये व्हाइट डेजलिंग। तो ये रिएक्शन के अंदर पूछा जाता है कभी कभी कि व्हाइट डेजलिंग फ्लेम कौन प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नीशियम रिबन प्रोड्यूस करेगा बाय द कंबशन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो मैग्नीशियम की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, आप इसको लर्न कर सकते हैं। दूसरा क्विकलाइम, कैल्शियम ऑक्साइड चूना, जिसको जानते हैं आप, क्विकलाइम व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज किया जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा कि घर पर जब उस कैल्शियम ऑक्साइड को, चूने को जब हम पानी में डिसोल्व करते हैं, वाटर में डिसोल्व करते हैं, तो जिस पॉट में उसको डाला गया है वो गर्म हो जाता है। क्यों, बिकॉज यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, स्लैग्ड लाइम बनता है, मतलब यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड है, इसको हम वाटर में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है इससे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं, क्विक लाइम। क्या बोलते हैं इसको, क्विक लाइम, बुझा हुआ चूना। ठीक है, क्विक लाइम होता है CaOH होल ट्वाइस, तो ये बनता है। तो ये यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, हीट रिलीज होती है इस प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो इसलिए हम इस रिएक्शन को भी यहाँ पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है अपने पास यहाँ पर चेंज ऑफ स्टेट। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ रिएक्शन होती है जिसके अंदर हमने रिएक्टेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में लिए हैं और प्रोडक्ट डिफरेंट फिजिकल स्टेट में हमें ऑब्टेन होते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन इज अ गैस, ऑक्सीजन इज ऑल्सो गैस, बट
By the reaction of these substances, the water molecule is formed and water is liquid at room temperature. Okay, ये room temperature पर गैस है, at room temperature है ना, at room temperature. room temperature पर आपके ये गैस है और ये क्या है, लिक्विड है. ठीक है, तो इस तरह से हम बोल सकते हैं यहाँ पर. तो यहाँ पर ये थोड़ा सा इसके अंदर मिस प्रिंटिंग है, H2O है ये ना, H2O, 2H2O, इसको आप हटा सकते हैं. ये H2O है. H2O कंबाइन होता है, यहाँ H2O का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं. ठीक है ना, H2O का हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हैं. क्या करा रहे हैं हम इसका, इलेक्ट्रोलिसिस. इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं हम वाटर का, तो इससे क्या बनता है, H2 एंड O2 का फॉर्मेशन हो रहा है. हमें पता है कि H2O तो लिक्विड है ना. ये वाटर है हमारा, क्या है, लिक्विड है. वाटर क्या होता है हमारा, लिक्विड सब्सटेंस होता है. जब इस लिक्विड सब्सटेंस को हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो टू गैसेस सब्सटेंस बनते हैं, H2 एंड O2. और इसका एक्सपेरिमेंट आपने प्रीवियस ईयर्स में काफी पढ़ा भी होगा कि किस तरह से हम वाटर के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से एलिमेंट से मिलकर के बना है. ठीक है ना, आप लोगों ने एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा होगा इस तरह से. वाटर के अंदर हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए, ठीक है, और इसमें टेस्ट ट्यूब हमने यहाँ पर इस तरह से अप्लाई कर दी. ठीक है, और इलेक्ट्रोड लगा दी हमने इसके अंदर. एक इलेक्ट्रोड ये जिसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, दूसरा इलेक्ट्रोड इसके अंदर से इस तरह से लगा देते हैं. ये वाटर से भरी हुई है दोनों टेस्ट ट्यूब. ठीक है, जब स्विच ऑन करते हैं इसके अंदर तो यहाँ पर ये वाटर लेवल इन टेस्ट ट्यूब्स का नीचे आता है. याद आ रहा होगा आपको, है ना, थोड़ा थोड़ा. ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम बात करते हैं. नेक्स्ट इसके अंदर पार्ट है यहाँ पर केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग. जैसा कि आप लोगों को पता है कि केमिकल इक्वेशंस क्या होती है. तो केमिकल इक्वेशंस क्या होती है, a chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction. Chemical equation is what, it is a shorthand representation of the chemical reaction using the symbols and formula of substance involved in the chemical reaction. जो उसमें symbols and formula use होते हैं reactants and product के, उनके हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, मतलब उनके जो नेम लिखते हैं. अब केमिकल प्रोसेस और रिएक्शन में क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ केमिकल प्रोसेस. आप लोगों को पता है कि केमिकल प्रोसेस, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर रेस्पिरेशन लिख देते हैं. ठीक है ना, प्रोसेस का नेम है यहाँ पर रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन. ठीक है, अब रेस्पिरेशन जैसे नेम अपने माइंड में आया टर्म का, तो आपने क्या सोचा है कि रेस्पिरेशन क्या होता है. अरे इसमें तो ग्लूकोज का डिकम्पोजिशन होता है. बिल्कुल होता है कि C6H12O6. ये क्या होता है, कंबशन है. रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ कंबशन रिएक्शन हम बोल सकते हैं. तो ऑक्सीडेशन है यहाँ पर. ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होता है, डिकम्पोज होता है और क्या बनाता है, CO2 एंड वाटर. CO2 एंड वाटर. आप लोगों ने देखा है कि साथ में एटीपीज भी बनते हैं. एनर्जी मिलती है हमें एटीपीज की फॉर्म में. ओके, तो एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पर होता है. तो इस रिएक्शन के अंदर देखें तो क्या होता है, रेस्पिरेशन के अंदर हम डिफाइन करेंगे इसको तो क्या होगा, व्हेन ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाय इवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपीज. एनर्जी जो होती है वो किस फॉर्म में मिलती है हमें, एटीपीज की फॉर्म में मिलती है. एटीपीज की फॉर्म में एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ठीक है, तो ये होता है केमिकल प्रोसेस. जिस केमिकल प्रोसेस को हमने केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा. ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर 2 टाइप्स की होती है, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन. तो वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे हम यहाँ पर ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन टू गिव CO2 कार्बन डाइऑक्साइड. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. ये हो गई केमिकल इक्वेशन. केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, वर्ड इक्वेशन जिसमें सब्सटेंस के सिंबल लिखे, सॉरी नेम लिखे जाते हैं. ठीक है, उस नेम जो कंपाउंड्स के नेम है उनको अगेन हम यहाँ पे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में लिखेंगे. तो इसी को हम क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन. क्या बोलेंगे हम इसको, केमिकल इक्वेशन. तो ये हमारे पास आ गया जो अभी हमने बोला. टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन 2 टाइप की होती है, वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन. तो वर्ड इक्वेशन क्या होती है, जिसमें सब्सटेंस का जो रिप्रेजेंटेशन है रिएक्शन के अंदर उनके नेम से रिप्रेजेंट किया, जैसे कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो रिएक्टेंट्स जो हैं वो कंबाइन होकर किस में चेंज हो जाएंगे, प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे. और यहाँ पर एनर्जी भी मिलती है हमें, है ना, एनर्जी का फॉर्मेशन भी इसके अंदर होता है. Similarly, the word equation for the chemical reaction between the granulated zincs and zinc particle जो होते हैं granulated fine powder and hydrochloric acid may be written as zinc plus sulfuric acid to give this. तो ये क्या बन गया इसके अंदर, word equation. अब इस word equation के अंदर, इन्हीं reaction के अंदर हम इसके symbols represent करेंगे, इनके formula हम यहाँ पर represent करेंगे. तो उसको बोलेंगे हम
सिंबॉलिक इक्वेशन, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर की स्टार्टिंग में। एरो से सेपरेट करते हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स होते हैं, व्हाटएवर। सिंबॉलिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, अब जो हमने वहां पर जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बना रहा था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के इस तरह से हम उनके सिंबल यूज करके उनका हम यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं, किसके अंदर, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में। तो इसको बोलेंगे नोट, सिंबल इक्वेशन आर ऑलवेज रिटर्न फ्रॉम द वर्ड इक्वेशन, इसको वर्ड इक्वेशन से लिखा जाता है, ध्यान रखिए। अब यहाँ पर नेक्स्ट बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट, जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हमें आना ही चाहिए, इट इज अ बेसिक नीड फॉर द केमिस्ट्री, बैलेंसिंग ऑफ द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, ठीक है। तो क्या होता है बैलेंसिंग, तो आप लोगों को पता है कि केमिकल रिएक्शंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, आप लोगों को पता है क्या होता है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड, मतलब मैटर इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उसी को यहां पर हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर कि मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन द केमिकल रिएक्शन, कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, मींस ऑल द केमिकल रिएक्शंस फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करती है। तो यहां पर लिखा है द प्रोसेस ऑफ द मेकिंग द नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन इक्वल, नंबर ऑफ एटम्स बोथ साइड पर हमें इक्वल करने होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन। तो कैसे करते हैं हम इसके अंदर, तो राइट द केमिकल इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड इक्वेशन, सबसे पहले हम उसकी वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। कीप द रिएक्टेंट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड प्रोडक्ट्स इन द राइट हैंड साइड, ये भी हमें आता है। सेपरेट बाय एन बाय देम बाय द एरो, एरो से सेपरेट करते हैं, हुज हेड पॉइंट्स फ्रॉम द रिएक्टेंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट, रिएक्टेंट का जो प्रोडक्ट की तरफ साइन होगा, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इस तरह से, मतलब जो एरो का डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर होगा, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट, ओके, इस तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वर्ट द वर्ड इक्वेशन, जो वर्ड इक्वेशन लिखी है उसको हम किस में चेंज करेंगे, सिंबॉलिक इक्वेशन में, बाय रिटर्न द सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक है। Make the atoms of different elements on both sides of the equation equal by suitable method. This is known as balancing of equation. किसी एक suitable method से दोनों तरफ number of atoms को हम balance करेंगे, equal करेंगे, तो उन methods को हम यहाँ पर discuss करेंगे. Do not change the formula of the substance while balancing the equation. हम balance करते टाइम पे formula change नहीं कर सकते ना, formula change हो जाएगा, substance change हो जाएगा ना, इसलिए हम उसको change नहीं कर सकते, okay? नेक्स्ट मेक द इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव पॉसिबल, अगर पॉसिबल है तो उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, कोई आपका सब्सटेंस गैसियस स्टेट में तो स्मॉल जी लिख देंगे ब्रैकेट में, एक्वस है तो वो सब चीजें इसके अंदर डिस्कस करेंगे। तो रिएक्शन यहाँ पर गिवन है बेटा, आयरन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म आयरन सेकंड थर्ड ऑक्साइड एंड लिबरेट्स हाइड्रोजन गैस। तो इसके अंदर क्या होता है कि आयरन है, आयरन पाउडर के अंदर हम स्टीम पास करते हैं प्रोलॉन्ग टाइम, तो रेड हॉट आयरन के ऊपर जब स्टीम पास की जाती है हाई टेम्परेचर पर, तब ये रिएक्शन होती है, जैसा आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। द बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशन इज डन इन द फॉलोइंग स्टेप्स। तो क्या क्या स्टेप्स है जो अभी हमने पढ़ी थी वही, अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स लिखेंगे रिएक्टेंट के एंड प्रोडक्ट के दोनों साइड पर। तो दोनों साइड के नंबर ऑफ एटम्स लिख दिए हमने, आयरन कितना है इसके अंदर 1, हाइड्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 1, राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट साइड पर 3 4 3 to 4, ये नंबर ऑफ एटम्स हमने लिख दिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटम्स को, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स, एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ आयरन एंड ऑक्सीजन एटम्स आर नॉट इक्वल, ठीक है। यहाँ पर देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहाँ पर बात करते हैं कि हाइड्रोजन तो नंबर ऑफ एटम सेम है लेकिन आयरन की और ऑक्सीजन के सिमिलर नहीं है, तो इनको बैलेंस करने की हमें नीड होगी। तो क्या करेंगे हम, ऑन इंस्पेक्शन द नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम इन द रिएक्टेंट, ठीक है, ये कितना है इधर 1 है, ठीक है। या फिर ऐसे देख लो डायरेक्ट, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन इधर कितना है, कितना था उधर हमारे पास वाटर के अंदर 1 था, तो हमने क्या किया, और इधर कितना था 4, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन आइटम 4 है यहाँ पर, तो हमने इसको 4 से यहाँ पर क्या कर दिया, एक कोफिशिएंट रख दिया, तो 4H2O हो जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन को एटम को बैलेंस कर लिया। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में कि हाइड्रोजन इधर अब कितना हो गया, 8 हो गया, अब हाइड्रोजन तो इधर 2 ही है ना, तो इसको भी हमें इक्वल करना पड़ेगा, तो 2 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 8 हो गए, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4 से मल्टीप्लाई, अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन एटम क्या हो गए, बैलेंस हो गए। अब रिमेनिंग एलिमेंट क्या बचा इसके अंदर, आयरन। तो आयरन देखो बच्चों यहाँ पर कितना है 3, यहाँ पर कितना है 1, तो क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आयरन यहाँ पर अब कितना हो गया 3, इधर भी कितना हो गया 3। इस तरह से हम देखेंगे कि सारे एटम इस रिएक्शन के अंदर बैलेंस होंगे। और ये जो मेथड है, इस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड है आपका
ठीक है, इस मेथड से हम इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ओके, चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट सिंबल। चलिए हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ एक रिएक्शन लेते हैं जिसमें हम बैलेंसिंग को और भी अच्छे से कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि यहाँ पर HCl है, HCl की रिएक्शन में यहाँ से एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से करा हूँ, AlOH होल थ्राइस से करा रहे हैं, तो इससे हमें यहाँ पर कंपाउंड मिलेगा AlCl3 प्लस H2O। इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना है, ठीक है ना। कैसे बैलेंस करेंगे इस रिएक्शन को हम यहाँ पर देखें। तो सबसे पहले एटम्स के अंदर सबसे पहले एक दूसरा मेथड भी बता रहा हूं मैं, हिट एंड ट्रायल ही है वो भी, उसमें स्टेप्स हमारी वो शायद नहीं लगे, कुछ वेरिएशन हो तो, लेकिन फिर भी हम इससे देख सकते हैं। सबसे पहले हम मेटल एटम्स को बैलेंस करेंगे। तो मेटल एटम देखेंगे, इधर कितना है 1, इधर कितना है 1, दोनों तरफ मेटल एटम क्या है इक्वल है, तो नंबर ऑफ एटम्स क्या हो गया यहाँ पर इक्वल, एल्यूमिनियम दोनों साइड पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर, देखो इस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट है ना उन सबको हम एक बार में बैलेंस कर लें। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन कितना है 3, लेकिन यहाँ पर कितना है 1, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर ऑक्सीजन कितना हो गया, राइट हैंड साइड पर भी 3 हो गया। अब हाइड्रोजन का नंबर आता है, हाइड्रोजन इधर कितना हो गया 3, इधर कितना है 6, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पर भी है, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पर 6 होता है तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्लोरीन भी इधर 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, रिएक्शन इज बैलेंस्ड, इजंट इट। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एक और रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि KClO3 है, इसको आप हीट करते हैं, यहाँ पर हीट करेंगे तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पर KCl प्लस O2 का फॉर्मेशन करते हैं। पोटेशियम क्लोराइड है, इसको आप हीट करते हैं, हीट करेंगे तो ये KCl एंड पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन बनाता है। इस रिएक्शन को हम बैलेंस करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर पोटेशियम इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, क्लोरीन इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है और उधर 2 है, तो इसको हम कैसे बैलेंस करेंगे। 3 एंड 2 का तो कोई ऐसा सिस्टम है नहीं, लेकिन तो क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो उधर ऑक्सीजन 6 हो गए, इधर 6 हो गए, लेकिन एक KCl है ना यहाँ पर पोटेशियम एंड क्लोरीन, ये इधर नंबर इम्बेलेंस हो गया, तो ये क्या हो जाएगा आपका 2KCl इधर हो गया, ठीक है, रिएक्शन इज बैलेंस्ड। इस तरह से हम कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर और भी रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, क्या बनाएगा ये H2O बनाएगा, क्या बनाएगा H2O। नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पर इक्वल नहीं है, ठीक है, 2 एटम 4 टोटल एटम इधर है, 3 एटम इधर है, तो इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 है, इधर 1 है, तो इधर 2 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 4 हो जाएगा, हाइड्रोजन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि अमोनियम डाइक्रोमेट लिया हमने, NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, ठीक है, इसको आप थर्मली डिकम्पोज करते हैं, हीट करते हैं, तो इससे क्रोमियम ऑक्साइड बनता है, क्रोमिक ऑक्साइड Cr2O3 प्लस N2 प्लस H2O, ये रिएक्शन होती है। इस अमोनियम डाइक्रोमेट है, अमोनियम डाइक्रोमेट के अंदर नंबर ऑफ एटम्स उधर अलग है, इधर अलग है, अमोनियम आयन इधर नाइट्रोजन 2 है, इधर 2 है, नाइट्रोजन बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन इधर 8 है, हाइड्रोजन उधर 2 है, तो इसको हम यहाँ पर किस तरह से करेंगे, तो देखो इसके अंदर क्रोमियम इधर 2 है, इधर भी 2 है, कुछ करना नहीं है, नाइट्रोजन इधर 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन इधर बहुत ज्यादा है, कितने हैं 7 है, इधर कितने 3 प्लस 2, 3 प्लस 1, और हाइड्रोजन इधर कितने हैं 8 हाइड्रोजन है, इधर कितने हैं 2, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4H2O किया, तो ऑक्सीजन का काउंट देखेंगे कितने 7, इधर ऑक्सीजन कितने 3 प्लस 4 प्लस 3 7 हो गए, ठीक है ना। आई थिंक रिएक्शन बैलेंस ही हो गई है ना। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गई रिएक्शन अपनी, तो नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड पर क्या हो गए, इक्वल हो गए, ठीक है, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ठीक है ना, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट सिंबल। तो सिग्निफिकेंस ऑफ स्टेट सिंबल मतलब ये स्टेट सिंबल क्यों रिप्रेजेंट, मतलब रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम यहाँ पर स्टेट सिंबल यूज करते हैं, ठीक है। कैसे, हमारे पास रिएक्शन है, हमें पता नहीं है कि रिएक्टेंट गैसेस में है, लिक्विड में है या फिर सॉलिड स्टेट में, तो उसकी फिजिकल स्टेट को आइडेंटिफाई करने के लिए हम वहां पर स्टेट सिंबल यूज करते हैं,
ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जैसे कि वाटर है, वाटर का फॉर्मेशन होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैस से, तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस है तो ये रिप्रेजेंट करता है कि इट इज गैस। यहाँ पर ये आपका लिखा आपने गैस, ये लिखा लिक्विड, इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर रिएक्टेंट है, दोनों गैसेस है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पर लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट प्रेजेंट है। ओके, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर ये जो रिएक्शन है नेक्स्ट वाली, ये सेम ही रिएक्शन है ना, सॉरी, ये लिक्विड बनता है तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन जब यहाँ पर ये गैस से गैस ही है, मतलब हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों मिलके वाटर बना रहे हैं, तो यहाँ पर जो अमाउंट है हीट का वो डिफरेंट है। क्यों? बिकॉज अभी गैस है, गैस कूल होगी, लिक्विड में चेंज होगी तो कुछ और एनर्जी रिलीज कर सकती है, तब जाकर के एनर्जी हमें मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम यहाँ पर स्टेट सिंबल को यूज करते हैं। अब रिएक्शन लिखी हुई है और हमें पता ही नहीं है कि ये लिक्विड है या फिर ये गैस है, तो कैसे पता चलेगा? तो उसको हमें पता करने के लिए, मतलब इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए रिएक्शन को स्टेट सिंबल यूज किए जाते हैं, जो उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। अब कोई सब्सटेंस है जैसे कि वो प्रेसिपिटेट बनता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अंदर, तो सिल्वर नाइट्रेट है, सिल्वर नाइट्रेट NaCl से रिएक्शन करके भी थोड़ी देर पहले देखा था हमने, क्या बनाते हैं AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है और NaNO3 का एक्वा सॉल्यूशन बनता है। अगर रिएक्शन है हमारे पास, सब्सटेंस है तो पता चलेगा, अगर नहीं है लिख रहे हैं तो कैसे पता चलेगा? लिखना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन लिखनी पड़ेगी। पीपीटी हमने यहाँ पर लिखा, इसका मीनिंग क्या है कि ये व्हाइट प्रेसिपिटेट है, मींस सॉलिड सब्सटेंस सेपरेट हुआ है सॉल्यूशन से। ठीक है, NaNO3 एक्वस है, मतलब ये वाटर सोल्यूबल है। ये एक्वस का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है यहाँ पर? ये वाटर सोल्यूबल। इसको डाउनवर्ड एरो, सॉलिड बनता है तो उसको डाउनवर्ड एरो से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब डाउनवर्ड एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन दिस सॉल्यूशन। ओके, और पीपीटी से भी इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर इसको पीपीटी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, इजंट इट? नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड हम वहां पर लिखते हैं। जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो उसके नीचे हम डाइल्यूट लिखेंगे। अब अगर कॉन्सेंट्रेटेड लिया होता, डाइल्यूट की जगह हमने लिया था कॉन्सेंट्रेट, तो CONC सिंपल सा लिखा जाता है। डाइल्यूट के लिए DIL भी लिखते हैं, यहाँ पर DIL डॉट करके इस तरह से लिख देते हैं सब्सटेंस के नीचे, उस सॉल्यूशन के नीचे, तो उसका पता चलेगा कॉन्सेंट्रेशन के बारे में हमें। ठीक है, बाकी ये गैसेस प्रोडक्ट है तो इसके लिए स्मॉल g लिखेंगे, इक्वस के लिए AQ लिखेंगे। फेवरेबल कंडीशंस जो होती है, फेवरेबल कंडीशंस को लिखता है हम यहाँ पर एरो के ऊपर, मतलब कौन सी कंडीशन में रिएक्शन फिजिबल है, तो इस रिएक्शन की फिजिबिलिटी चेक करते हैं हम यहाँ पर। तो क्या पता चलता है कि 500 डिग्री सेल्सियस एंड आयरन मोलिब्डेनम कैटलिस्ट की प्रेजेंस में 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, और इस केस में हमें अमोनिया की मैक्सिमम यील्ड यहाँ पर ऑब्टेन होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है 22400, यहाँ पर कैलोरीज फॉर्म होती है, हीट की फॉर्म में जो एनर्जी निकलती है यहाँ पर। तो इस तरह से ये स्टेट सिंबल है, क्या दिखाता है कि ये फेवरेबल कंडीशन के बारे में दिखाता है कि फेवरेबल कंडीशन क्या है इस रिएक्शन के अंदर। ठीक है, एरो के ऊपर और नीचे हम वहां पर उसकी कंडीशन को लिखते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, हीट की फॉर्म में हो सकता है, टेम्परेचर लिखा है, कभी कभी हम सनलाइट की फॉर्म में लिख देते हैं, या तो ट्राइंगल लिखा होता है एरो के ऊपर, सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं HNU लिख देते हैं। ठीक है, और कोई रेडिएशन है अल्ट्रावायलेट रेज, तो वहां पर वो उनका हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम यहाँ पर बात करते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर कोई रिएक्शन रिवर्सिबल है, फॉर एग्जांपल अमोनिया का फॉर्मेशन है रिवर्सिबल होती है, तो यहाँ पर N2 + 3H2 गिव्स, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग होता है कि रिएक्शन क्या है? रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मीनिंग क्या हो गया कि रिएक्शन क्या होती है? दोनों साइड में प्रोसीड होती है, मतलब some extent of the reactant convert into the product and some extent of the product again convert into the reactant। तो ये हो जाएगी आपकी रिवर्सिबल रिएक्शन, दोनों साइड में चलती है रिएक्शन, दोनों साइड में प्रोसीड होती है, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन, इजंट इट? नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं, ये अपने वही रिवर्सिबल वाला आ गया अपने पास। ओके, अगर रिएक्शन, हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो प्रोडक्ट साइड पर एनर्जी हम लिखते हैं, और रिएक्टेंट में अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो हम उसको माइनस साइन के साथ यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब माइनस एनर्जी लिखा हुआ है मतलब एंडोथर्मिक, प्लस एनर्जी लिखा हुआ है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन योर सिलेबस। तो कौन कौन सी रिएक्शन है? स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन हम लेते हैं स्लो एंड फास्ट रिएक्शन। स्लो रिएक्शंस क्या होती है? टाइम टेकिंग प्रोसेस होते हैं बहुत सारे, जिसमें 5 मिनट लग जाए, 10 मिनट लग जाए, 1 घंटा लग जाए, एक दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 6 महीने लग जाए, साल भर लग जाए, 10 साल लग जाए, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं स्लो रिएक्शन। एंड फास्ट रिएक्शन जो बिल्कुल
हैंड टू हैंड रिएक्शन हो जाए, जो पलक झपकते ही रिएक्शन हो जाती है, फास्ट रिएक्शन होती है, जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ना, कंबशन रिएक्शन, ठीक है, फास्ट रिएक्शन होती है। दूसरा रिवर्सिबल एंड रिवर्सिबल रिएक्शन, आगे हम पढ़ेंगे। रिवर्सिबल अभी जैसे थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जिनमें रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में चेंज हो जाते हैं, प्रोडक्ट डू नॉट अगेन चेंज इनटू द रिएक्टेंट अगेन, तो उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, इररिवर्सिबल रिएक्शन। दूसरी एडिशन रिएक्शन होती है। एडिशन रिएक्शन में इनको कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी बोला जाता है। तो ये 3 टाइप्स की होती है, एलिमेंट एलिमेंट का कॉम्बिनेशन, एलिमेंट एंड कंपाउंड का कॉम्बिनेशन, एंड कंपाउंड का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन की। तो डिकम्पोजिशन 3 वेज में होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन, हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन मतलब इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू डिकम्पोजिशन, जैसे कि वाटर का डिकम्पोजिशन कराते हैं। दूसरा होता है आपका यहाँ पर फोटो डिकम्पोजिशन, सनलाइट की प्रेजेंस में डिकम्पोजिशन होता है, उसको फोटो डिकम्पोजिशन बोला जाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट जिसमें एक ही एलिमेंट का डिस्प्लेसमेंट होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें 2 एलिमेंट्स इंटरचेंज हो होते हैं, म्यूचुअली एक्सचेंज होते हैं, तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो अभी अभी हमने देखा, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है एक्सोथर्मिक, जिसमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है एंडोथर्मिक। नेक्स्ट रेडॉक्स रिएक्शन, जिसको हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो ये डिटेल्स है यहाँ पर। स्लो एंड फास्ट रिएक्शन, जिसमें फास्ट रिएक्शन क्या होती है, जो 10 टू पावर -10 सेकंड, ये आपका 10 टू पावर -10 सेकंड है, ठीक है, लेस देन इतने टाइम में कंप्लीट हो जाती है। जैसे कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन काफी फास्ट रिएक्शंस होती है ना, फास्ट रिएक्शन होती है, कितने कम टाइम में रिएक्शन हो जाती है। देखो यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जैसे कि एसिड बेस रिएक्शन होती है, ठीक है, ये एसिड बेस रिएक्शन है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, 10 टू पावर -10 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है। यहाँ पर देखो यार प्रेसिपिटेशन रिएक्शन काफी फास्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है बहुत, मतलब जैसे ही आप सॉल्यूशन को ऐड करेंगे ना, मिक्स करेंगे ना, एंड टू एंड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी, फास्ट रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट स्लो रिएक्शन क्या होती है, जो टाइम टेकिंग प्रोसेस, जिसमें बहुत सारा टाइम लगता है, 2 दिन लग जाए, 10 दिन लग जाए, 1 साल लग जाए, 6 साल लग जाए, 10 साल लग जाए, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन जैसे कि आयरन के अंदर रस्टिंग होती है, कोरोजन ऑफ आयरन, आप लोगों ने देखा है कि एक साथ तो होता नहीं है, आयरन की रोड घर पे लेके आए और उसमें रखे रखे कोरोजन नहीं होता है ना, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे जंग लगता है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, स्लो रिएक्शन। तो स्लो रिएक्शन जिसमें बस काफी ज्यादा टाइम लगता है, दिन लग जाए, महीने लग जाए, साल लग जाए, ठीक है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। ये रिएक्शन कैसी होती है आपकी, स्लो रिएक्शन। तो हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर रस्ट बोलते हैं। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन दोनों साइड पर प्रोसीड होती है, मींस प्रोडक्ट रिएक्टेंट में, कुछ रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज हो रहे होते हैं, सम मॉलिक्यूल ऑफ द प्रोडक्ट आल्सो चेंज इनटू द रिएक्टेंट आल्सो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो ये दोनों रिएक्शन आपकी रिवर्सिबल है, अमोनिया का फॉर्मेशन हेबर प्रोसेस में और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन जो है, दोनों रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब कभी भी 100% कंप्लीट नहीं होती, मतलब reversible reactions never go to completion, means all the reactants cannot be converted into the products and all the products cannot be converted into the 100% reactant, means दोनों चल रहे हैं। ऐसी रिएक्शन में ऑलवेज मिक्सचर्स ऑब्टेन होते हैं, मिक्सचर्स मिलेंगे, कभी भी आपको नाइट्रिक एसिड कंप्लीट नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन ऑक्सीजन भी उसके साथ मिलेंगे, कभी भी आपको अमोनिया 100% नहीं मिलेगा, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, इजंट इट। नेक्स्ट वन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, जो एक बार प्रोडक्ट में चेंज हो गए एक रिएक्टेंट, तो अगेन कभी वापस से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होंगे, मतलब रिएक्टेंट वापस से, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तो बन गया, लेकिन ये प्रोडक्ट है वापस से रिएक्टेंट में चेंज नहीं होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जैसे कि मीथेन गैस है, सीएनजी के अंदर आती है ना मीथेन गैस, तो सीएनजी को बर्न करते हैं ऑक्सीजन की गैस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में CO2 बनता है और वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो क्या CO2 वापस से मीथेन गैस में चेंज हो सकती है क्या? अगर ऐसा हो रहा होता तो हमें गैस में सीएनजी सिलेंडर नहीं बनाना पड़ता बार बार, है ना। हम वापस से एलपीजी को बर्न करते, वापस इनको कलेक्ट करते और इन्हीं को कंबाइन करते, कंटेनर में भरते वापस से, और हमें एलपीजी मिल जाती है ना। ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं होता है, बिकॉज इरिवर्सिबल रिएक्शन होती है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन की। एडिशन रिएक्शंस क्या होती है? एडिशन रिएक्शन इट इज एन यूनियन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन बोलेंगे। अब एडिशन जो होता है आपका कैसे हो सकता है? हीट की प्रेजेंस में हो सकता है, लाइट की प्रेजेंस में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड प्रेशर की प्रेजेंस में हो सकता है। तो ऐसे रिएक्शंस जैसे कि हमारे पास हाइड्रोजन एंड क्लोरीन है, हाई प्रेशर पर H2 एंड Cl2 को मिक्स किया जाता है तो HCl का फॉर्मेशन होता है।
हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, गैस है, ये भी गैस है ना। बच्चे बोलेंगे सर HCl तो एसिड होता है ना, अरे HCl एसिड नहीं होता है, HCl तो गैस है, लेकिन गैस को जब वाटर में डिसोल्व किया जाता है तो एसिड बनता है, ठीक है। तो इस HCl को H2O मिक्स करते हैं तो HCl एक्वस बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, इससे HCl एक्वस बनता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं एडिशन रिएक्शन में बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग कंडीशंस। कैसे बनते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन, इनको सिंथेसिस रिएक्शन भी बोला जाता है। एडिशन को कैसे बोला जाता है, व्हेन टू एलिमेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, व्हेन टू एलिमेंट्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दो एलिमेंट कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम यहाँ पर एडिशन रिएक्शन। और ऐसी एडिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन। पॉइंट टू बी नोटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सिंथेसिस रिएक्शन कौन सी इसमें से, तो एलिमेंट एंड एलिमेंट, एलिमेंट प्लस एलिमेंट कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, सिंथेसिस रिएक्शंस बोलते हैं। ओके, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है ना, फोटोसिंथेसिस है सिंथेसिस, लेकिन कंपाउंड एंड कंपाउंड का एडिशन है, ठीक है। तो सिंथेसिस रिएक्शन एलिमेंट एंड एलिमेंट से मिलकर के कंपाउंड बनेगा, तभी बोलेंगे उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि व्हेन टू और मोर कंपाउंड्स एंड कंपाउंड का एडिशन करेंगे, ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड है, दोनों का एडिशन कराएंगे, यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, ये भी गैस, ये भी गैस, क्या बनेगा, सॉलिड कंपाउंड बनता है। ये भी गैस है, ये भी गैस है, इससे क्या बनता है, कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, ये सॉलिड है, कंपाउंड है, लेकिन है ना, ये गैस है और इससे सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। आप हर रिएक्शन के अंदर स्टेट सिंबल लिखिए, आपको पता चलेगा कि मतलब हैबिट में आ जाएगी, तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। अब यहाँ पर कंपाउंड एंड एलिमेंट, ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। ये कंपाउंड है, ये एलिमेंट है, दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन मिलके CO2 बना रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन मिलके सल्फर ट्राइऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो ओनली सिंगल सब्सटेंस इज फॉर्म एज अ प्रोडक्ट इन द एडिशन रिएक्शन, यही इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। एडिशन रिएक्शन में क्या बनेगा, ओनली सिंगल सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है। मतलब सिंपल सा ये बात याद रख सकते हैं, व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड देन दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, देन इट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट इसके अंदर रिएक्शन है डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन रिएक्शंस इसमें ब्रेकडाउन होता है, डीकंपोज डिस्ट्रक्शन होता है मॉलिक्यूल का, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकंपोजिशन। मींस इट इज ब्रेकिंग अप ऑफ अ सब्सटेंस इनटू सिंपलर कंपाउंड्स एंड इट मे बी ब्रॉट अबाउट बाय द एप्लीकेशन ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये डीकंपोजिशन 3 वेज में होता है, हीट की प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में एंड इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डीकंपोजिशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के अंदर हम बात करते हैं, जैसे कि हीट की प्रेजेंस में अगर हम इसको करेंगे तो इसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोला जाता है। क्या बोलेंगे इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, when heat is introduced to the substance or to the container, then this substance is broken down into the 2 or more simpler substance, ठीक है। this is called डिकम्पोजिशन रिएक्शन। विच डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो हीट की प्रेजेंस में, यहाँ पर हीट हमने ट्राइंगल की फॉर्म में लिखा है, हीट इज गिवन टू द रिएक्शन, देन 2 सिंपलर सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। तो यहाँ पर हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन परफॉर्म बाय द इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन। और आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में हम डिकम्पोजिशन किसका कराते हैं, वाटर का कराते हैं। और मेटलर्जी के अंदर भी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोलिसिस वहां पर यूज किया जाता है, ठीक है, वही मेथड है। तो यहाँ पर देखो सोडियम का जो फॉर्मेशन होता है, सोडियम का मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, सोडियम मेटल का, वो इसी मेथड से करते हैं। NaCl लिया हमने, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl मतलब पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, नॉट द एक्वस सॉल्यूशन, ओनली सॉलिड NaCl को जब हम मेल्ट करते हैं, हीट करते हैं, तो ये मोल्ट लिक्विड में चेंज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं मोल्टन NaCl। मोल्टन NaCl के सॉल्यूशन में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होता है। सोडियम मेटल क्या होती है, रिड्यूस होती है, और क्या बनाती है, सोडियम मेटल बनाती है। क्या बनाती है, सोडियम मेटल है। साथ में एक गैसेस सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, उसको हम बोलते हैं यहाँ पर क्लोरीन। ओके, तो क्लोरीन का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन ब्रॉट बाय द लाइट इज नोन एज फोटो डिकम्पोजिशन और फोटोसिंथेसिस। लाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन हो रहा है तो इसको हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यहाँ पर देखो AgCl और AgBr दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, ये लाइट की प्रेजेंस, मतलब लाइट की जगह अगर आपको HNu भी लिखा है रिएक्शन में, तब भी लाइट ही कंसिडर करना है। मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है तो क्या बनेगा आपका
सिल्वर एंड ब्रोमीन गैस यहाँ से लिबरेट होती है, ब्रोमीन गैस यहाँ से क्या होगी, लिबरेट होती है। तो ऐसी रिएक्शन को हम बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू दिस एलिमेंट्स इज नोन एज एनालिसिस रिएक्शन। अगर आपका डिकम्पोजिशन हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में अगर कंपाउंड ब्रेक डाउन होकर के एलिमेंट का फॉर्मेशन कर रहा है, अगर किसका फॉर्मेशन कर रहा है एलिमेंट, कंपाउंड किसका फॉर्मेशन कर रहा है, टू और मोर एलिमेंट्स, मतलब एनालिटिकल रिएक्शंस, एनालिसिस कर रहे हैं which of the following elements are present in this reaction and how we can separate the elements from this compound। तो उसको डिकम्पोज कराएंगे यहाँ पर, है ना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन से हम उनके अंदर एलिमेंट्स का यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको हम हीट करते हैं, हीट करते हैं तो ये किसमें चेंज हो जाता है, Hg एंड O2 में। पता हो ये रिएक्शन हम कहाँ यूज करते हैं, मेटलर्जी में यूज करते हैं। सिंपल हीटिंग से हम यहाँ पर HgO मर्क्यूरी को हीट करते हैं ना, तो उससे हमें सिल्वर मेटल, सॉरी मर्क्यूरी मेटल ऑब्टेन होती है लिक्विड स्टेट में। ठीक है, हीट करते हैं, वेपर में मिलती है, वेपर को कंडेंस करके वापस से लिक्विड में चेंज कर लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक नोट है आपके लिए, क्या है कि ऑल एनालिसिस रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बट ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर नॉट एनालिसिस रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज जस्ट अपोजिट ऑफ द एडिशन रिएक्शन। आ गया होगा समझ में कि ऑल द एनालिसिस रिएक्शंस आर डिकम्पोजिशन, बिकॉज ये एनालिसिस रिएक्शन है डिकम्पोजिशन, लेकिन सारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन एनालिसिस है क्या, नहीं है ना। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3 का डिकम्पोजिशन करा रहे हैं, इससे CaO एंड CO2 बन रहा है, क्या ये डिकम्पोजिशन है क्या, है, लेकिन क्या एनालिसिस है क्या, नो, ये एनालिसिस रिएक्शन नहीं है। ओके, नेक्स्ट वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके प्लेस से हटा करके वहां पर ऐड हो जाता है, मतलब रिप्लेसमेंट कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो it involves displacement of one of the constituent of a compound by another substance and may be regarded as displacement reaction। मींस कोई एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट की जगह क्या हो जाता है, उसको डिस्प्लेस कर देता है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, टू टाइप्स की रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। तो हम बात करते हैं यहाँ पर डिस्प्लेसिंग ग्रुप में है मेनी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड हेंस मेनी टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर पॉसिबल इन जनरल। अ मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल। आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज मोर रिएक्टिव मेटल, जो ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी सीरीज में वो एलिमेंट्स आपके मोर रिएक्टिव होते हैं, नीचे आने वाले लेस रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिविटी सीरीज के रेस्पेक्ट में हम यहाँ पर बात करते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव है, नीचे वाला लेस रिएक्टिव, तो ऊपर वाला नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला एलिमेंट नीचे वाले को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकता है, करता है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। सम एक्टिव नॉन मेटल विल डिस्प्लेस लेस एक्टिव नॉन मेटल, मतलब मेटल में तो डिस्प्लेसमेंट होता ही है, साथ में नॉन मेटल को भी डिस्प्लेस कर सकती है। ओके, चलिए नेक्स्ट, सम मेटल विल डिस्प्लेस अ नॉन मेटल, कुछ मेटल्स है वो नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कैसे कर सकती है, हम आगे लेंगे उसको। तो यहाँ पर बात करते हैं इसके अंदर एग्जांपल की, तो यहाँ पर जैसे कि आयरन है, ये आयरन आपका स्मोकी ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर की जनरली मेटल्स होती है, तो ये ग्रे कलर का कंपाउंड है। ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का कलर होता है ब्लू, ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है। जब इस ब्लू कलर्ड कंपाउंड के अंदर आयरन के पार्टिकल्स या आयरन नेल ऐड किया जाता है, तो यहाँ पर कंपाउंड का कलर चेंज हो जाता है, मिक्सचर का कलर चेंज हो जाता है, सॉल्यूशन का कलर चेंज, जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था वो किसमें चेंज हो गया, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। किसमें चेंज हो जाता है, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट और आयरन सल्फेट या आयरन सेकंड सल्फेट। एंड कॉपर जो मेटल है ये रिड्यूस हो जाती है इसके अंदर, ठीक है, सेपरेट हो जाती है, सॉल्यूशन से बाहर निकल जाती है, मतलब सॉल्यूशन से सेपरेट हो जाती है, बिकॉज इसका रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अच्छा आप सिंगल डिस्प्लेसमेंट के और भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। जैसे मैंने बोला कि ये तो कॉपर हो गया, जिंक की हम बात करते हैं। जिंक मेटल को अगर मैं HCl के अंदर ऐड करता हूँ, HCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हम ऐड करते हैं, तो इससे क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बोलो यस और नो। जिंक ने यहाँ से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया
और क्या बना लिया, जिंक क्लोराइड बना लिया। जिंक क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन इसके अंदर फॉर्म होगा, हाइड्रोजन गैस यहां से लिबरेट हो जाएगी, इजंट इट। ये भी एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और भी ले सकते हैं, जैसे कि जिंक मेटल है, इसको हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में ऐड कर सकते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, जैसे कि अभी प्रीवियस रिएक्शन देखी हमने। तो यहाँ पर ये जो ब्लू कलर का सब्सटेंस है, ये ब्लू कलर का कंपाउंड होता है, ये किसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ पर ZnSO4 कलरलेस सब्सटेंस बनाएगा, है ना। कलरलेस भी बोलते हैं इसको, व्हाइट भी बोलते हैं कुछ लोग, ठीक है, तो हम तो कलरलेस बोलेंगे, ठीक है। तो ये भी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। इस तरह से यहाँ पर रिएक्शंस को हम स्टडी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज होता है। म्यूचुअल एक्सचेंज होता है किसका, टू रेडिकल्स का, जो दोनों कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है, दोनों रिएक्टेंट के अंदर प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने बात की यहाँ पर Na एंड Ag, सोडियम इज मोर रिएक्टिव, Ag सिल्वर इज लेस रिएक्टिव, तो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरचेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर AgCl बनेगा और NaNO3 बन जाता है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है बिटवीन टू कंपाउंड्स टेकिंग पार्ट इन द रिएक्शन एंड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ टू न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर एरो वगैरह का जो स्टेट सिंबल है ये आपको पता होगा, ठीक है। BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन है, BaCl2 क्या एक्वस सॉल्यूशन, बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन है, दोनों को मिक्स किया तो उससे क्या बनेगा, बेरियम सल्फेट बनेगा, जिसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। इसका कैसा प्रेसिपिटेट होता है, व्हाइट PPT, है ना। और NaCl का फॉर्मेशन होता है एक्वस सॉल्यूशन का। तो जिसमें भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहाँ पर बेरियम, सोडियम की जगह बेरियम आ गया और बेरियम की जगह सोडियम चला गया, ठीक है। व्हाइट, ये बेरियम सल्फेट है ना कंपाउंड, ये क्या काम आता है बताइए, कोई यूज है इसका, कहीं पर है, ठीक है ना। किसी को बोलता है ना डॉक्टर की एंडोस्कोपी करो या फिर पेट का एक्सरे करना है या फिर कुछ करना है, तो क्या करते हैं, उसको बेरियम सल्फेट का सॉल्यूशन पिला देते हैं। वो तो देता ना, कभी MRI कराने जाते हैं पेट की ना, उनको डॉक्टर क्या पानी बोतल में, वाटर बोतल में बेरियम सल्फेट डाल के बोल देते हैं इसको पियो आप, 1 घंटे तक उसको पिलाते हैं, फिर बाद में एक्सरे करते हैं, उसका MRI करते हैं, फिर उसकी इमेज उसमें आ जाती है। तो इसको हम किस में यूज करते हैं, डायग्नोसिस में, डायग्नोस्टिक एजेंट है, डायग्नोसिस में यूज किया जाता है इसको, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। एक्सरे वगैरह लेना हो, MRI वगैरह करनी हो, तो इसको यूज किया जाता है। ओके, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर आल्सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती है। नेक्स्ट इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट रिडॉक्स रिएक्शन। तो रिडॉक्स रिएक्शन आपकी यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होती है, जिसके बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। तो रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होती है, इन आवर लाइफ वी कम अक्रॉस प्रोसेस लाइक रस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ आयरन, फेडिंग ऑफ द कलर ऑफ द क्लॉथ्स, बर्निंग ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंसेस सच एज कुकिंग गैस, वुड, कोल एटसेट्रा। All such processes fall in the category of the specific type of reaction, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन होती है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जिनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, या फिर एक डिफरेंट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इन अ केमिकल रिएक्शन व्हेन oxidation and reduction reactions are simultaneously occur, then these type of reactions are called redox reaction। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये टू रिएक्शन से मिलकर के बनी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से मिलकर। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ सब्सटेंस टेक्स प्लेस व्हेन, तो ऑक्सीडेशन कब कब होता है, तब होता है जब या तो ऑक्सीजन का एडिशन होगा, ठीक है, किसी एलिमेंट के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि यहाँ पर कार्बन है, कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, तो इट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, तो इट इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर इस तरह से ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये रिएक्शन कौन सी होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। दूसरा, अभी तो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का रिमूवल भी होगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है किसी कंपाउंड में से, तो वही रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे हम, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए इसके अंदर से H2S में से हाइड्रोजन गैस बाहर जा रहा है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है, हाइड्रोजन और सल्फर बन रहा है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। देयर इज एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। जैसे क्लोरीन, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो एनायन का फॉर्मेशन करता है उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट,
ठीक, कब करेगा? जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब इनकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी होती है। तो इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेंगे इसको? मेटल से मिलेंगे। मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन डोनर, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होती है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती है, इनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे तो क्लोराइड आयन बनाएंगे, यहाँ पर FeCl3 का फॉर्मेशन करेंगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो इसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन, एंटीमनी क्लोराइड। एंटीमनी क्लोराइड के अंदर क्लोरीन का एडिशन करा रहे हैं, तो एसएनसी यहाँ पर गड़बड़ है ना, SnCl2, SnCl2 टिन क्लोराइड बोल देंगे हम इसको, है ना, टिन क्लोराइड बोलेंगे हम इसको। ये आपका क्या है? टिन क्लोराइड, SnCl2 है ना। चलिए इसको SnCl2 ले लेते हैं हम यहाँ पर, ये SnCl2, SnCl2, चलिए वापस लिख देते हैं हम इसको, ये SnCl2 है, SnCl2 है ना, ये SnCl2 है, टिन क्लोराइड। टिन क्लोराइड में क्लोरीन का एडिशन होगा तो क्या बन जाएगा? SnCl4। क्या बनेगा इसके अंदर? SnCl4 का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, रिएक्शन को इधर लिख लेते हैं हम यहाँ पर, SnCl2 प्लस Cl2 गिव्स SnCl4। क्या बनेगा इसके अंदर? SnCl4। ठीक है, ये हमारी रिएक्शन होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर देखो यहाँ पर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो गया किसके अंदर? टिन क्लोराइड के अंदर। ठीक है, टिन क्लोराइड के अंदर होगा तो टिन टेट्रा क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, ये भी आपकी एडिशन रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट इसके अंदर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अगर बाहर निकल रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे कि एग्जांपल पोटेशियम आयोडाइड है, पोटेशियम आयोडाइड में से पोटेशियम का रिमूवल हो जाएगा, यहाँ से पोटेशियम रिमूव हो जाएगा तो आयोडीन की जगह आ जाएगा वो। ठीक है, तो आयोडीन मतलब यहाँ पर ये जो है आयोडीन पोटेशियम निकल रहा है यहाँ से, तो इसका क्या हो रहा है? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर इसका क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, आयोडीन का ऑक्सीडेशन। मतलब इस कंपाउंड से इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? यहाँ पर पोटेशियम है, तो आयोडीन का क्या होगा? यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट पोटेशियम इज लॉस्ट एंड इन दिस वे ऑक्सीडेशन ऑफ Ki टेक्स प्लेस। ठीक है, नेक्स्ट NaBr है, सोडियम ब्रोमाइड, क्लोरीन का एडिशन होगा इसके अंदर। क्लोरीन अगर डिस्प्लेस करेगा यहाँ पर, क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ये हटेगा इस पे, तो यहाँ पर क्लोरीन आ जाएगा, तो यहाँ पर इस तरह से ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल पॉइंट थे इसके अंदर। नेक्स्ट टाइप की रिएक्शन होती है, तो ऑक्सीडेशन समझ में आया, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन के बारे में। तो रिडक्शन क्या होगी? रिडक्शन ऑफ अ सब्सटेंस टेक्स प्लेस व्हेन देयर इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस। अगर हाइड्रोजन का एडिशन होता है किसी सब्सटेंस में तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जैसे कि हाइड्रोजन के अंदर किसका एडिशन हो रहा है? सल्फर का हो रहा है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन, वहां पर ऑक्सीजन का एडिशन था, यहाँ पर हाइड्रोजन का एडिशन था। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। दूसरा, क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन होगा इस रिएक्शन के अंदर, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? क्लोरीन का क्या होगा इसके अंदर? रिडक्शन होगा, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। वन मोर एग्जांपल हम बात करते हैं, H2 के अंदर क्लोरीन के अंदर Cl हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, HCl बनेगा। सोडियम के अंदर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है, NaH बनेगा, सोडियम हाइड्राइड। तो ये रिएक्शन का हो गई आपकी रिडक्शन। तो हाइड्रोजन का एडिशन होगा, जब जब भी हाइड्रोजन का एडिशन होगा रिडक्शन रिएक्शन होगी। नेक्स्ट, देयर इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। ऑक्सीजन का रिमूवल होता है सब्सटेंस से, तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। जैसे मैंने बोला ऑक्सीजन, वाटर से, स्टीम से वाटर का यहाँ पर हाइड्रोजन का इसके अंदर सॉरी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, ऑक्सीजन बाहर चली गई, इससे CO बना लिया, तो हाइड्रोजन का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। ठीक है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल इज ऑल्सो रिडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर जैसे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल होगा, इसके अंदर से ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस लेके चली जाएगी इसको बाहर, तो जिंक का क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन, सॉरी रिडक्शन। जिंक का क्या हो जाएगा यहाँ पर? रिडक्शन। नेक्स्ट पॉइंट, देयर इज एन एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट टू अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या होती है? मेटल्स होती है, तो मेटल का एडिशन करेंगे हम इसके अंदर, तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। किसका? इस मेटल का, इस एलिमेंट का होगा।
मर्क्यूरी का एडिशन करेंगे हम आयोडीन के अंदर, तो आयोडीन का क्या होगा, रिडक्शन। कैसे पता चला कि रिडक्शन हुआ या नहीं, यहाँ पर देखो क्लोरीन 0 में था, ये भी 0 ऑक्सीडेशन नंबर में था, ये किस में चला गया, +2 में, ये किस में चला गया, -1 में। तो 0 से पॉजिटिव में जा रहा है, 0 से पॉजिटिव में जा रहा है ऑक्सीडेशन, 0 से नेगेटिव में जा रहा है रिडक्शन, 0 से नेगेटिव में जा रहा है रिडक्शन होगा। ओके, ये याद रखना है आपको। देयर इज रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम अ सब्सटेंस। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल होना, मतलब रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मतलब जो एनायन की टेंडेंसी रखते हैं फॉर्मेशन की। क्लोरीन बाहर चला जाएगा, तो क्या होगा, यहाँ पर आयरन +3 में था, +2 में चला गया, क्या हो गया, रिडक्शन, डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर। आयरन सल्फाइड है, आयरन और सल्फर में चेंज हो जाता है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है इसके अंदर, सल्फर। तो सल्फर चला गया बाहर, तो आयरन के यहाँ पर +2 में था, +2 से किस में चला गया, 0 में चला गया, हो गया रिडक्शन। दैट्स इट। नेक्स्ट, अब ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो व्हाट आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, जो एजेंट्स, ऐसे केमिकल एजेंट्स जो सामने वाली स्पीशीज को तो ऑक्सीडाइज कर देते हैं और इटसेल्फ क्या होते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। तो ये लिखा है, सब्सटेंस दैट ब्रिंगिंग अबाउट ऑक्सीडेशन, दैट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और एन इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हो गए उनके बिहाफ पर जो हमने पढ़ा है। लेकिन क्या बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, जो किसी स्पीशीज को ऑक्सीडाइज कर देता है, मतलब हम बोले हैं इस रिएक्शन के अंदर जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, ये जो कंपाउंड है हाइड्रोजन को क्या कर रहा है, यहाँ पर ऑक्सीडाइज कर रहा है। तो हाइड्रोजन किस में चेंज हो गया, H+ में चला गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट OA। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, OA से हम लिखते हैं इसको। ठीक है, हाइड्रोजन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज हो रहा है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उस वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, RA। समझ में आ गया, इस रिएक्शन के अंदर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएंगे। तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके क्या देता है, कॉपर एंड वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे करेगा, यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं, इसके अंदर कॉपर ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है, कॉपर एंड वाटर का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड यहाँ पर कॉपर +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है, 0 में जा रहा है। ओके, तो +2 से 0 में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो रहा है। कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन, मतलब ये क्या होगा, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। क्या होगा ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। दूसरा कि हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ, जो यहां से ऑक्सीजन है उसके साथ कंबाइन हो रहा है, तो ये रिएक्शन कैसी होगी, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का क्या हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो सब्सटेंस क्या कहलाता है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट। क्या कहलाता है वो, रिड्यूसिंग एजेंट, इजंट इट। तो कॉपर ऑक्साइड मेक्स ऑक्सीडेशन टू अकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, समझ में आ गया। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में, हाइड्रोजन का क्या हो रहा है यहाँ पर, हाइड्रोजन रिडक्शन इज रिडक्शन टू अकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, ये इसके अंदर कुछ पॉइंट है कंफ्यूजिंग हो तो इसके अंदर हम वापस से वो रिवाइज करें, फिर इसको पढ़े वापस से। तो सिंपल सी चीज याद रखो, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट द सब्सटेंस which reduces others and itself oxidized, these are called reducing agent. And oxidizing agents क्या होते हैं, the substance which oxidizes other and reduce itself, oxidize itself, isn't it। तो ये शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट हम यार यहाँ पास टेबल है, इस टेबल से हम रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस विद ऑक्सीजन, ये हमने पढ़ा था। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का यहाँ पर एडिशन होता है, हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का यहाँ पर रिमूवल होता है, और यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन के अंदर क्या होता है, वही जो हमने पढ़ा था, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन,
लॉस ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम सब्सटेंस, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट फ्रॉम द सब्सटेंस, या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो अपनी लाइफ के अंदर यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का क्या क्या रोल हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर देखें, वी आर all are well aware of the fact that oxygen is most essential for this sustaining life। हमारी लाइफ के लिए ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है। one can live without food or even a water for a number of days but not without oxygen। हम किसी के भी बिना जिंदा रह सकते हैं लेकिन ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, it is involved in a variety of action which have wide range of effects on our daily life। Most of them are quite useful while a few may be harmful in the nature। Some of these effects are briefly discussed as following। तो क्या क्या करती है हमारी लाइफ में ये चेंज, तो देखते हैं। कंबशन रिएक्शन, आप लोगों ने देखा है कि हमारे घर पे खाना बनता है, खाना बनता है तो हम एलपीजी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, गैस जलाते हैं, हीट प्रोड्यूस होती है। दिस इज कंबशन रिएक्शन। ओके, तो कंबशन रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि मीथेन गैस है, मीथेन गैस बर्न होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कार चलती है सीएनजी से, मीथेन होती है उसके अंदर, है ना, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती है, CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होती है। दिस टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड कंबशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन, अगेन आ गया, है ना। तो रेस्पिरेशन क्या होता है, ग्लूकोज का कंबशन होता है हमारी बॉडी के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, सेल के अंदर, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और क्या बनता है, वाटर मॉलिक्यूल एंड कार्बन डाइऑक्साइड विद इवोल्यूशन ऑफ द एनर्जी। और एनर्जी यहाँ पर एटीपी की फॉर्म में प्रोड्यूस होती है। ठीक है, कितने एटीपी बनते हैं, 36 एटीपीज बनते हैं रेस्पिरेशन में, क्रेब्स साइकिल में। याद आ गया होगा, आप लोग बायो भी पढ़ते हैं। ऑल कंबशन रिएक्शंस आर नॉट अकम्पनीड बाय फ्लेम। कंबशन इज बेसिकली ऑक्सीडेशन अकम्पनीड बाय रिलीज ऑफ एनर्जी। समझ में आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में भी क्या होता है, कंबशन, है ना। ग्लूकोज का कंबशन होता है, क्या बनता है उससे हमारी बॉडी के अंदर। बच्चे बहुत सारे होते हैं ना, वो रेस्पिरेशन किसको मानते हैं, हमने ब्रीद इन ब्रीद आउट किया, ऑक्सीडेशन, सॉरी रेस्पिरेशन, नो इट इज नॉट रेस्पिरेशन, इट इज ब्रीदिंग। बट व्हाट इज रेस्पिरेशन? ऑक्सीजन जाती है हमारी बॉडी के अंदर, लंग्स के अंदर, एल्विलाई एब्जॉर्ब करती है, उसको सेल तक लेके जाती है। सेल क्या करती है, वहां पर ग्लूकोज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ग्लूकोज मॉलिक्यूल का डिकम्पोजिशन करता है, और डिकम्पोजिशन करके CO2 एंड वाटर प्रोड्यूस करता है, जिससे एटीपीज मिलते हैं। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ, ठीक है, समझ गए ना। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन और क्या हो सकते हैं। We have discussed the utility of oxidation in releasing energy which our body needs to keep warm and working। However, oxidation has harmful effects also। ठीक है, तो हमारी वो हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं ऑक्सीजन के अंदर, तो वो इसके अंदर देखिए, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन तो वैसे जरूरी है जीने के लिए हमें, लेकिन हार्मफुल इफेक्ट्स भी हैं इसके। क्या क्या हैं, तो पॉल्यूशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन के पॉल्यूशन, मतलब ऑक्सीडेशन से पॉल्यूशन होता है, ये सब आप लोगों को पता है कि जब फ्यूल का कंबशन होता है, अगर इनकम्प्लीट कंबशन होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनेगी। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस टॉक्सिक होती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, हमें एपोक्सिया हो जाता है, इससे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है हमारी बॉडी के अंदर, टॉक्सिक होती है इसके अंदर। इसको ज्यादा इनहेल करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंस बनते हैं। ये हीमोग्लोबिन को, मतलब ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर देता है हमारी बॉडी के अंदर, जिससे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, ये एसिड रेन कोज करते हैं इंडस्ट्री के अंदर। से कि सल्फर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, ये डीजल है, डीजल में सल्फर होता है, सल्फर प्रोड्यूस होता है। तो डीजल होता है ना, कि कार चल रही है, डीजल कार चल रही है, ट्रक चल रहा है, उसके पीछे अपन चलते हैं, तो जैसे नोज में इरिटेटिंग इसमें वो स्मेल आती है। क्यों आती है, बिकॉज इसके अंदर सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं, इसलिए वो इरिटेटिंग लगता है। नेचर में जाते हैं, यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्साइड भी बनता है, SO3NO2। ठीक है, जब रेनफॉल होती है, वाटर के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, HNO3 बना लेते हैं एंड H2SO4 बना लेते हैं। ठीक है, तो रेनफॉल के साथ ये एसिड भी हमारी सॉइल पर आते हैं, सरफेस पर आते हैं हमारी स्किन, तो ये एसिड रेन कोज करते हैं। क्या करते हैं, ये एसिड रेन कोज करते हैं। तो एसिड रेन होती है इससे, तो ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हमारी अर्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट, कोरोजन की हम बात करते हैं। तो कोरोजन की हम यहाँ पर देखें तो क्या होता है कोरोजन, सेल्फ डिकेइंग और सेल्फ डिग्रेडेशन प्रोसेस ऑफ द मेटल्स। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोरोजन। तो क्या होता है, आयरन जो है एयर एंड ऑक्सीजन, एयर एंड वाटर की प्रेजेंस में, एयर के अंदर वाटर और मॉइस्चर दोनों होता है, तो इनकी प्रेजेंस में क्या बना लेता है आपका
हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्या बना लेता है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं हम रस्ट, और इसका रेड कलर होता है। कैसा होता है? रेडिश ब्राउन कलर, या ब्राउन, रेडिश ब्राउन कलर भी बोल सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर। रेडिश ब्राउन कलर का एक फ्लेकी सब्सटेंस बनता है, पाउडरी सब्सटेंस बनता है आयरन की सरफेस पर, जिसको आप जानते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोरोजन, या फिर रस्टिंग ऑफ आयरन। नेक्स्ट इसके अंदर कॉपर ऑब्जेक्ट है, कॉपर के पोर्ट देखे होंगे, उन पे ग्रीन कलर के ब्लिस्टर आ जाते हैं। तो कॉपर के पोर्ट में क्या होगा? कॉपर जो है वो एयर एंड वाटर से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट। क्या बना लेता है? बेसिक कॉपर कार्बोनेट, जिसका कलर क्या होता है? ग्रीन। तो ग्रीन कलर के ब्लिस्टर क्यों दिखते हैं आपको? बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। ओके, तो यहाँ पर बेसिक कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मेशन होता है, इट इज ऑल्सो रस्टिंग। दूसरा सिल्वर ऑब्जेक्ट से हम घर पे मम्मी वगैरह पहनती है अपने, या फिर आप भी पहनते हो, बच्चे पहनते हैं, बहुत सारे लोग माला वाला डाल लेते हैं, रिंग वगैरह पहनते हैं, एंकलेट्स वगैरह, बहुत सारी चीजें आती है। तो उनका कलर धीरे धीरे डल हो जाता है। डल हो जाता है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि कैसे हो गया? अपने आप हो गया? नो, एयर के अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस सिल्वर से धीरे धीरे रिएक्शन करती है और क्या बनाती है? आपका सिल्वर सल्फाइड, Ag2S का फॉर्मेशन करती है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज होती है। अब बोलोगे कि सर सिल्वर तो लेस रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकती, लेकिन कर रही है ना, यहाँ पर होती है। सम एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन इज टेक प्लेस। ठीक है, सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी स्लो। ओके, बहुत स्लो रिएक्शन होती है। मेथड्स टू प्रिवेंट रस्टिंग, रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? बहुत सारे यहाँ पर देखा होगा आप लोगों ने कि हमारे जो गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, आयरन के बने होते हैं, उनमें पेंट करते हैं, पॉलिश करते हैं, ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ठीक है, एलोइंग करते हैं। एलोइंग मतलब स्टील, जैसे कि आयरन को स्टील में चेंज कर दिया कार्बन डाल करके उसको, तो रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए सारे किए जाते हैं। तो पेंटिंग, पेंटिंग ऑफ आयरन आर्टिकल, आयरन आर्टिकल को पेंट कर दिया, रस्टिंग नहीं होगी, बिकॉज हमें ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक कर देते हैं, तो ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, वाटर अवेलेबल नहीं होगा, तो रस्टिंग प्रिवेंट हो जाएगी। समझ में आया? तो ग्रीसिंग एंड ऑयलिंग, आप लोगों ने देखा होगा किसी हार्डवेयर की शॉप पर जाते हैं तो वहां पर जो नट बोल्ट रखे होते हैं उनके, उनको ऑयल में गीला करके रखते हैं ताकि एयर सप्लाई ब्लॉक रहे, ठीक है, ताकि रस्टिंग नहीं हो। आपने देखा होगा कार का इंजन, बाइक का इंजन, साइकिल की चेन में आप उसके अंदर ग्रीसिंग करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, तो वो गीली रहती है ऑयल से, तो रस्टिंग नहीं होती। अगर आप उसको चेन में ऑयल नहीं डालेंगे साइकिल के अंदर, तो साइकिल टाइट चलेगी, स्मूथ, लुब्रिकेशन भी नहीं मिलेगा, साथ में ऑक्सीजन सप्लाई भी मिलेगी उसको, तो आयरन की तो बनी है, तो उसमें रस्टिंग हो जाएगी। रस्टिंग होगी तो आपकी जो साइकिल की चेन है वो जल्दी ब्रेक हो जाएगी। गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन कोटिंग द सरफेस ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक, जिंक की कोटिंग कर देते हैं हम आयरन की सरफेस पर, तो इसको जिंक कोटिंग बोलते हैं। अगर टिन की कोटिंग करेंगे तो उसको टिन कोटिंग बोला जाता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। थर्ड यहाँ पर जो हार्मफुल इफेक्ट है ऑक्सीडेशन के, वो क्या है? रेंसिडिटी। रेंसिडिटी मतलब फूड स्पॉइल हो जाता है धीरे धीरे रखे रखे हमारा। तो ऑक्सीडेशन ऑल्सो हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा वेपर्स लेके खाया अपन ने कभी शॉप से, पंक्चर है पॉली, उसका जो पॉली बैग है वो पंक्चर हो रखा है, तो उसका टेस्ट है ना थोड़ा सा अजीब सा आता है। क्यों? बिकॉज उसके अंदर एयर एंटर कर गई है। एयर ने क्या किया? जो उसके अंदर फैट्स है, ऑयल से, उनका ऑक्सीडेशन कर दिया। ऑक्सीडेशन करने से उसका टेस्ट खराब हो जाएगा। टेस्ट खराब हो जाएगा तो वहां पर कौन सी एक्टिविटी होगी? रेंसिडिटी। ठीक है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए रेंसिडिटी को, उसके अंदर एयर, कौन सी एयर फिल करते हैं? नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। जो वेफर्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन क्या करती है? ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करता है। मतलब नाइट्रोजन तो नॉन रिएक्टिंग गैस है, इनर्ट गैस है, रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है, तो रेंसिडिटी स्पॉइल्स द फूड मटेरियल प्रिपेयर्ड इन द फैट्स एंड ऑयल व्हिच हैव बीन केप्ट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम एंड मेक देम अनफिट फॉर ईटिंग। रेंसिडिटी इज कॉल्ड विकृत गंधिका। विकृत गंधिता, हिंदी में बोलते हैं इसको विकृत गंधिता, रेंसिडिटी को। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंसिडिटी को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं फूड्स के अंदर, या फूड कंटेनिंग जो भी आपकी होते हैं, मेडिसिन होती है बहुत सारी। ठीक है, तो एंटीऑक्सीडेंट्स डालते हैं। क्या डालते हैं इनके अंदर? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? जो ऑक्सीडेशन के एंटी एजेंट्स होते हैं उन्हीं को एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है। एंटी एजेंट्स मतलब अपोज करते हैं किसको? ऑक्सीडेशन को, उन्हीं को एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेंट इज अ सब्सटेंस और केमिकल व्हिच प्रिवेंट्स ऑक्सीडेशन। एंटीऑक्सीडेंट्स आर एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्या होते हैं ये? रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब जो ऑक्सीडाइज ऑक्सीजन होती है ना, उसको वहां पर क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, व्हेन एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड देन द फैट्स एंड ऑयल प्रेजेंट इन देम टू डू नॉट ऑक्सीडाइज इजीली एंड हेंस डू नॉट टर्न रैंसिड। वो खराब नहीं होगा। ठीक है, मतलब ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर देते हैं ये, ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे फूड का। ठीक है, खुद का कर लेंगे ये सब, लेकिन उसका नहीं होने देंगे। तो यहाँ पर क्या यूज करते हैं हम? यहाँ पर BHA, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन, ये एंटी ऑक्सीडेंट्स हम यूज करते हैं फूड्स के अंदर।
बहुत सारी मेडिसिन में बेंजोइक एसिड भी हम यूज करते हैं, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड भी एक एंटीऑक्सीडेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। एल्कोहल भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, एल्कोहल, लेकिन ये प्रिजर्वेटिव होता है एल्कोहल, लेकिन इसको यहाँ पर यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है ना, फूड के अंदर यूज नहीं करेंगे, ठीक है, पता नहीं नशा चढ़ जाए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकेजिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन द नाइट्रोजन गैस। तो उनको नाइट्रोजन गैस में रखा जाता है, जैसे कि पपाया जो, सॉरी, आपके जो पोटैटो चिप्स वगैरह जो आते हैं, वेफर्स वगैरह आते हैं, उनकी पॉलीथीन गैस से ज्यादा भरी होती है। लेज लेके आए 20 रुपए का पाउच, उसके अंदर वेफर्स निकले काउंटिंग में 15 और गैस भरी है पूरी, इतना बड़ा पैकेट निकला इतना सा, है ना, ठगा जा रहा है, ठगा नहीं जा रहा है, अपने उसके अंदर गैस भर रखी है ताकि उसका ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सके। तो नाइट्रोजन गैस उसके अंदर फिल करती है, ऑक्सीजन गैस को रिमूव कर देती है। रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय कीपिंग फूड इन अ रेफ्रिजरेटर। हम फूड को रेफ्रिजरेटर में रख देते ताकि वो थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक चले, ठीक है, ताकि ऑक्सीजन रूम टेम्परेचर लो होने से, टेम्परेचर कम होने से वहां पर बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाती है, ऑक्सीजन की जो रिएक्टिंग कैपेसिटी होती है वो कम हो जाती है, ऑक्सीजन इजीली रिएक्शन नहीं कर पाता, इसलिए रेफ्रिजरेटर के अंदर आपका फूड स्पॉइल नहीं होता है, खराब नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयरटाइट कंटेनर। ठीक है, एयरटाइट कंटेनर के अंदर उसको रख सकते हैं, जैसे कि आप लोग मार्केट से कुछ भी परचेज करके लाते हैं, फूड कंटेनर के अंदर होता है, तो उसके अंदर क्या होता है, वो एयरटाइट रहता है, ऊपर से सील्ड रहता है, उसके अंदर गैस भी भरी होती है, कार्बन नाइट्रोजन गैस, जिससे कि वो स्पॉइल नहीं होता, मतलब एयर एंटर नहीं करेगी, एयर एंड वाटर उसके अंदर एंटर नहीं करेंगे, ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ठीक है, रेंसिडिटी कैन बी रिटार्डेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कंटेनर्स के ऊपर लिखा होता है, जो वेफर्स वगैरह उसके ऊपर भी लिखा होता है कि अवे फ्रॉम सनलाइट। ठीक है ना, अवे फ्रॉम सनलाइट का मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर देता है सनलाइट, टेम्परेचर से क्या होगा, अंदर जो ऑयल है, फैट है, वो रिएक्शन कर लेते हैं, कभी कभी वो खराब हो जाते हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो जाता है, इसलिए आपका जो कंपाउंड है वो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए वहां पर रेंसिडिटी प्रोड्यूस होती है। ओके, वहां पर क्या होगी, रेंसिडिटी प्रोड्यूस होगी। तो ये था आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर ये सब पढ़ी है चीजें, तो इनको आप रिवाइज करिए, बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो इसी के साथ हम यहाँ पर इसको फिनिश करेंगे यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।